हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ओपल में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे ये देखा हुआ था किस तरीके से इंसर्जेंसी त्रिपुरा में आई है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, और असम अरुणाचल प्रदेश में किस तरीके से इंसर्जेंसीज आई है, और कहाँ से लिंक, किस एरियाज में ज़्यादातर इंसर्जेंसीज पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, उसके बारे में जिक्र किया हुआ था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको इंट्रोडक्शन से लेकर अभी तक की सारी वीडियोज वहाँ पे मिल जाएगी। आज शुरू करते हैं असम के बारे में। असम में देखेंगे और ये हमारा आखिरी पार्ट है इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट का। यहाँ पे ये भी देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड। जो पार्ट छूट गया था हमारे मेंस लाइक पहला जो लेक्चर था नॉर्थ ईस्ट का, लाइक इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जिक्र यहाँ पे भी कर लिया जाएगा। बेसिकली ये लास्ट है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल आवर अपकमिंग वीडियोज। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप बैंकिंग की बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग अवेयरनेस अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा वीडियोस पड़े हुए हैं ऑनलाइन, लाइक नॉट ओकुल बैंकिंग में। आप ओकुल बैंकिंग की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे भी इंट्रोडक्शन से लेके पूरा टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ द बैंकिंग से लेके, और जो भी करंट इश्यूज आए हैं, जो मेन करंट इश्यूज आए हैं उनको हम लोगों ने कवर किया हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मैंने मिस कर दिया है तो उस टॉपिक की आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ये टॉपिक आप बता दीजिए, उसका वीडियो मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं असम के बारे में। देखिए, असम पहला राज्य है नॉर्थ ईस्ट का पोस्ट इंडिपेंडेंट 1947 में। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंसर्जेंसीज की, जो रेडिकल जो नेशनलिज्म, किस तरीके से नेशनलिज्म उभर के आया आसामीज के बीच में, जस्ट बिकॉज ऑफ पहला इसका रीजन है वो इन इलीगल माइग्रेंट्स जो आए हुए थे ईस्ट पाकिस्तान से, और उसके बाद जब बांग्लादेश को अलग किया गया था 1971 में, उसके बाद में जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं वही एक रीजन बन जाता है आसामीज नेशनलिज्म का। सेकंड, एक माइग्रेंट्स फ्लो क्रिएटेड इमेंस इनेक्सिटी अमंग्स द जितने भी आसामीज मिडिल क्लास की जो लोग हैं या फिर रूरल मासेस हैं, उनके अंदर एक ऐसा दिमाग में इस तरह से बैठा दिया जा रहा है कि ये जो माइग्रेंट्स लोग हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आसामीज के लिए, और आसामीज का जो कल्चर है उस कल्चर को दबा दिया जाएगा, एंड सो ऑन। हम लोग कई सारा रीजन्स भी देखेंगे, क्या रीजन है असम में इंसर्जेंसीज आने का, और कौन कौन से इंसर्जेंट्स ग्रुप जो हैं वो असम में एक्टिव हैं। तो वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था उसके बाद से, जब आसामीज में ये लगने लगा कि अच्छा, ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जितने भी माइग्रेंट्स हमारे देश में आ रहे हैं, ये हमारे संस्कृति को, हमारे कल्चर को खराब करे जा रहे हैं, सो ऑन। तो आसामीज के दिमाग में ये था कि इंडिया जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है आसाम का ऑयल, और ये आसामीज सोच रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा हुआ था पहली क्लास में कि आसाम में ही फर्स्ट ऑयल का योग बना हुआ था, वो कहाँ पे था, दीमापुर में। तो लोगों को यही दिमाग में लगा हुआ कि इंडिया जो है वो असम का ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है और ये पैसा लगा रहा है अदर एरियाज में रादर देन इन द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, हमारे जो लोग हैं उन लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, प्लस उसका जो रेवेन्यू आ रहा है असम का अदर फेमस प्रोडक्ट है जैसे कि टी हुआ, इसका भी प्रॉपर तरीके से असम में यूज नहीं हो रहा है। टी का जो रेवेन्यू हो रहा है वो अदर एरियाज में लगाया जा रहा है, और प्लस इसका जो हेड ऑफिस में है, क्योंकि मेन जो एरिया है असम जिसके लिए फेमस है दैट इज फॉर द टी, और उसका जो हेड ऑफिस है वो लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। तो मोस्ट प्रॉक्सिमेट कॉज जो असम में एजिटेशन जो देखने को मिला 1979 और 85 के बीच में है, वो एक था कि एक माल प्रैक्टिस हो रहा था इलेक्टोरल प्रोसेसर इन 1978 में। तब वहाँ पे जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन AASU हैं, इन्होंने एक एजिटेशन का डिमांड किया था कि आप नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन को लेके आइएगा, ताकि जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं इन लोगों को डिपोर्ट किया जा सके, NRC। और इनमें ये डिटरमाइन किया जाएगा, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन डिटरमाइन करेगा कौन कौन से जो सिटीजन है, जो नागरिक हैं, वो
इस राज्य के हैं या नहीं। अगर इस राज्य के नहीं है तो उन लोगों को अलग किया जाएगा। एंड स्टेट्स ने कई बार फोर्स का यूज करके इस एजिटेशन का सप्रेस किया है, इस एजिटेशन को। इमरजेंस ऑफ इंसर्जेंट इन असम। असम में इंसर्जेंट्स किस तरीके से उभरा इसके बारे में देख लेते हैं। उसका मेन रीजन है उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये एक इंसर्जेंट ग्रुप है जिसको फॉर्म किया गया था 1979 में विद यही एक मेन रीजन है, और इसी की वजह से असम में इंसर्जेंसी देखने को मिल रही है। इनका मेन उद्देश्य, उल्फा का मेन उद्देश्य यही है कि हम लोगों को लिबरेट करना है असम को थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेड एटीट्यूड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स का जो एक्सप्लॉइटेड एटीट्यूड, हम लोगों ने क्या देखा हुआ पिछली क्लास में कि पिछले स्लाइड में, कि आसामीज ये सोच रहे हैं कि उनके जो भी रेवेन्यूज प्रोडक्ट हैं जैसे कि टी हुआ या फिर ऑयल हुआ, इनका सेंटर गलत तरीके इस्तेमाल कर रही है। हमारे इस एरियाज में डेवलपमेंट उतना नहीं हो पा रहा है एज कम्पेयर टू अदर। जो भी पैसा आता है उसको अलग सेक्टर में लगा दिया जाता है। तो यही लोग को है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो एक्सप्लॉइट कर रही है असामीज को और स्टैब्लिश कर, और इनका एम ये भी है उल्फा का कि इन लोगों को एक इंडिपेंडेंट असम को स्टैब्लिश करना है। ये डोमिनेंट रहे हुए थे डूइंग द असम मूवमेंट, लेकिन इसके बाद इसको सपोर्ट मिला हुआ था हवाई सपोर्ट। लेकिन उसके बाद क्या है, इसने सपोर्ट किया था असम मूवमेंट को। असम मूवमेंट क्या है, वाज अगेंस्ट द इलीगल माइग्रेंट्स। जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे थे, इस चीज को लेकर एक मूवमेंट चलाया गया जिसका नाम दिया गया असम मूवमेंट। और उल्फा ने इस इश्यूज को कई बार रेज किया है, सिमिलर इश्यूज रेज किए गए हैं, जो कि गेन करता है पॉपुलैरिटी एज वेल एज एक्सेप्टेबिलिटीज ऑफ द कॉमन पॉपुलेशन। यही एक मेन रीजन है, क्योंकि उल्फा जो है वो सपोर्ट करता है इस चीज को। अगर उल्फा इस चीज को सपोर्ट करेगा, वहाँ के जो कॉमन पीपल है, जो वहाँ के लोकल नागरिक हैं, वो क्या है, वो इस उल्फा को सपोर्ट करेंगे और पॉपुलैरिटी भी उल्फा के पास आएगी ही आएगी। स्टेटहुड डिमांड इन असम। असम में स्टेटहुड की डिमांड भी चल रही है, जैसे कि बोडोलैंड हुआ या कार्बी अलोंग है, दीमाराजी, कामतापुर। ये अलग अलग एरियाज हैं जो कि डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। तेलंगाना के बाद क्या हुआ था कि एक राइवल स्टेटहुड मूवमेंट से उभर के आया ये 4 इतने ग्रुप्स के बीच में, बोडोज, कार्बीज, दीमासास और कोच राजबंगीज जनरल। ये जो 4 जो हैं, इन्हीं के बीच में ही ये जो हम लोग बोलते हैं एथनिक ग्रुप, इन्होंने डिमांड किया था कि हम लोगों को एक सेपरेट स्टेटहुड चाहिए, सेपरेट राज्य चाहिए असम से, ताकि हम अपने एथनिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं एज वेल एज प्रमोट करना चाहते हैं। और हमारे जो भी बैकवर्ड एरियाज हैं, बैकवर्ड एरियाज में तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें करना है। और ये भी करना है कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं जैसे कि लैंड है, इनका प्रॉपर तरीके से यूज हो सके, इन पे प्रॉपर तरीके से कंट्रोल हो सके। हमारा नेचुरल रिसोर्सेज पे इन लोगों को कंट्रोल चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज में यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ऑयल एज वेल एज टी। बोडोलैंड प्रॉपर पर्टिकुलर जो डिमांड है इन लोगों की, बोडोलैंड की, कार्बी अलोंग के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। बोडोलैंड क्या है, ये जो एरियाज है, जो शुरुआत का जो एरियाज है हम लोग बोलते हैं, ये जो एरिया है दे आर दैट इज द एरियाज ऑफ बोडोलैंड। तो बोडोलैंड द डिमांड फॉर स्टेट कंसिस्टिंग एरियाज लोकेटेड एक्सट्रीम नॉर्थ एज वेल एज नॉर्थ बैंक, जो भी ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में, असम बाई द पोर्टल ऑफ द भूटान एज वेल एज अरुणाचल प्रदेश। वो एरियाज हम लोग इन बोडोलैंड वालों को, जो बोडोज जो है वो ये बोलते हैं, ये जो एरियाज है ये हम लोग एक नया राज्य बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड द बोडोलैंड, और स्पेशली बोडोज पीपल के लिए है। और बोडोलैंड मूवमेंट भी चलाया गया था एक, ताकि एक इंडिपेंडेंट राज्य बनाया जा सके। बोडोलैंड स्टार्ट हुआ था मार्च 2 1987 में, और उसके अंदर उस किसके द्वारा ये चलाया गया, दैट इज द उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियंस के जो मेंबर थे, इन्होंने इस बोडोलैंड को चलाया था। इस बोडोलैंड जो मूवमेंट था अंडर द लीडरशिप ऑफ उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल भी है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल पावर भी दी गई है ओवर 40 पॉलिसीज एरियाज के अंतर्गत, जहाँ पे ये चार डिस्ट्रिक्ट आई हैं, जो कि
दैट इज द पार्ट ऑफ द बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट। वो कौन कौन सी हैं? कोकराझ, बक्सा, चिरांग एंड उलगागिरी इन असम। ये आपको पता है कि ये देखिए टेरिटोरियल काउंसिल अगर बना दिया जाता है और असम किसके अंडर द 6th शेड्यूल, तो टेरिटोरियल काउंसिल के अंतर्गत ये सारी के सारी पावर इन लोगों को दे दी गई हैं ताकि ये लोग अपने एरियाज को अच्छे से एडमिनिस्टर किया जा सके। उनके ऊपर जो भी लॉज बनाए जाएंगे, लॉज ये बना सकते हैं। एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल पावर भी दे दी गई है ताकि इनकी डिमांड जो थी, इनकी डिमांड ये है कि हम लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए बैकवर्ड एरियाज में, और कंट्रोल अब अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, एथनिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं, सो ऑन। इसी के लिए ये सारी की सारी इनको पावर दे दी गई है। इसको बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया था 2003 में। एक पीस एग्रीमेंट साइन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और जो बोडो रिबेल्स थे उन लोगों के बीच में, तब जाके इस लाइक व्हाट वी कैन से इसको 6th शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया असम को एंड बोडो लैंड टेरिटोरियल काउंसिल का गठन किया गया। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ये क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड ये एक लाइक वी कैन से असम में जिस तरीके से उल्फा है, उल्फा इज फॉर होल असम, इसी तरह नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड ये बोडोलैंड के लिए बनाई गई। यहाँ पे एक जो डिस्ट्रिक्ट हुई थी दिसंबर में बाय अटैकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सोनीपत एंड कल्चर, यहाँ पे 78 लोगों को मार दिया गया और कई सारे लोग इंजर्ड भी हुए। ये देखने को मिला है कि ये जो लाइक किसकी वजह से, इसके जो 3 पर्सन थे एनडीएफसी के कैडर के जो 3 लोग थे वो काउंटर इंसर्जेंसीज के ऑपरेशन में मारे गए। मारे जाने की वजह से यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। कॉज ऑफ वायलेंस, वायलेंस का क्या है कॉज? जो पहला क्या है, एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए माइनॉरिटीज कम्युनिटीज का इन बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट में इन रिसेंट ईयर, जिसकी वजह से ये एक अनईज देखने को मिला बोडो कम्युनिटीज के बीच में। उनमें ये डर बैठा हुआ था कि जो नॉन बोडोज कम्युनिटीज हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं पॉलिटिकल प्रोसेस, जैसे कि इन द इलेक्शन ऑफ सरानिया में जो इलेक्शन में देखने को मिला कि जो नॉन बोडोज कम्युनिटी वो डोमिनेट कर रही है पॉलिटिकल प्रोसेस में। और दूसरा ये रीजन है कि पॉलिटिकल टेंशन भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये परसेप्शन से आया हुआ है अमंग द बोडोज के अंदर की जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं बांग्लादेश से इज रेलिगेटिंग देम, उन लोगों को उनको लाइक रेलिगेटिंग देम टू द माइनॉरिटी स्टेटस टू देयर ओन, मतलब उनकी जमीन पे उन्हें खुद, क्योंकि और दूसरी अगर जो इन्फ्लक्स लाइक बांग्लादेश के जो लोग आ रहे हैं इनकी जो मेजोरिटी है, ये अगर मेजोरिटी में हो जाएंगे तो उनको तो ये लगेगा कि हमारा जो लैंड, हमारी खुद की जमीन हमें माइनॉरिटीज में रखा जा रहा है। यही है कि दीज आर द कॉजेस बिहाइंड द वायलेंस इन द असम। इसके अलावा थर्ड क्या है, ये परसेप्शंस देखने को मिला है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो एक अलग तरीके से ये फैला रहे हैं कि जो उनकी जो जमीन है वो एंसेस्ट्रल की जमीन है और वो इलीगली तरीके से ले रहे हैं। जो माइग्रेंट्स है वो इलीगली ले रहे हैं उनकी एंसेस्ट्रल्स की जमीन को, ऐसा लग रहा है बोडोलैंड की जो कम्युनिटीज है उनके बीच में। As well as there is a lack of reliable data on the number of people, कोई भी डेटा भी नहीं है इस चीज से रिलेटेड कि कितने पर्सन बांग्लादेश से माइग्रेट किए गए हैं असम में, इसका कोई भी डेटा नहीं है गवर्नमेंट के पास। फोर्थ क्या है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं इनका जो वोटर लिस्ट है इज व्यूड एज अ डेलिबरेटिव प्रोडक्ट, इसकी वजह से ये एम्पावर करते हैं आउटसाइड ग्रुप को विज जो बोडोज हैं कि ताकि वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट में इंडिजिनस आइडेंटिटीज को लूज कर सकें। और एक मेंटली उन लोगों को ये दिया जा रहा, मतलब एक साइन दिया जा रहा है कि दैट आप जो हो आपका इस एरिया में इतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू जो अलग आ रहे हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम होने की वजह से सो ऑन। उनकी जो डिमांड है वो उनकी डिमांड को पूरा किया जा रहा है जो लोकल पॉलिटिशियन है। यही एक ये सारे मेन रीजन है वायलेंस के। असम नागालैंड बॉर्डर इश्यूज के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे भी कई बार बवाद चल रहा हुआ एज वेल एज असम, और हम लोगों ने मिजोरम का तो पहले ही देख लिया हुआ है। उसमें क्या हुआ था
20 से भी ज्यादा जो प्रोटेस्टर्स, ये अभी नहीं है, पुरानी ही न्यूज है, 20 से भी ज्यादा जो प्रोटेस्टर्स थे वो इंजर्ड हुए, एज वेल एज 2 पुलिस पर्सन भी मारे गए रंगाजन में। रंगाजन गहरात डिस्ट्रिक्ट इन असम अगेंस्ट द एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया गया था असम के लाइक एशियन हाईवे 1 पे, जिसको हम लोग बोलते हैं NH39, दैट इज लीडिंग टू द नेबरिंग नागालैंड। यहाँ पे कई सारे मेजर ग्रुप्स जो इन्वॉल्व थे इस बॉर्डर, इन दोनों राज्यों के क्लैश के बीच में, दे आर द असम जातीयवादी युवा छात्र परिषद, ऑल इंडिया टी ट्राइब्स स्टूडेंट एसोसिएशन, ऑल इंडिया ताई अहोम स्टूडेंट एसोसिएशन एंड ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन। ये सारे के ये चार जो हैं, दे आर द मेजर ग्रुप जो कि इन्वॉल्व थे इन असम एंड नागालैंड बॉर्डर इश्यूज के बीच में। तो असम और नागालैंड का जो इश्यूज है ये अभी नहीं है, ये काफी पुराना है। जब नागालैंड असम से प्रॉपर अलग हुआ था, उसको प्रॉपर एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था 1969 में, तब से ये इश्यू चल रहा है। और वहां पे ये क्लेम है, डिस्प्यूटेड लैंड इज क्लेम बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो क्या करते हैं, जो भी डिस्प्यूटेड लैंड है उसको क्लेम कर रहे हैं, और जो कम्युनिटीज हैं दोनों साइड्स की of the official border based on the historical right in the absence of bona fide document। कोई भी डॉक्यूमेंट इस चीज पे है नहीं, उसी की वजह से ये जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यहाँ तक हम लोगों ने जो नागालैंड में देखा हुआ था कि नागालैंड किस तरीके से डिमांड कर रहा है ग्रेटर नागालैंड बनाने के लिए। ग्रेटर नागालैंड बनाने में तो वो असम का कुछ ना कुछ एरियाज भी अपने अंदर कर लेना चाहता है। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन भी देखने को मिला इन द डिस्प्यूट विच रिमेन अनसॉल्व, अभी तक के सॉल्व ही नहीं हो पाया। विद एन एक इंटरिम एग्रीमेंट आया हुआ था असम और नागालैंड के बीच में कि जो डिस्प्यूटेड एरियाज है ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, सेंट्रल पुलिस फोर्स के द्वारा ये डिस्प्यूटेड एरियाज कंट्रोल किया जाएगा। ये ऑर्डर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में। नेक्स्ट कार्बी अलोंग में देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को भी क्रिएट किया गया था कि जो भी डिमांड थी उनकी डिमांड थी, हम लोग लाइक आप एरियाज देख सकते हैं, ये जो एरियाज है डिमांड इनकी एक ही रहती है कि हम लोगों को सेपरेट होमलैंड होना चाहिए, स्पेशली फॉर कार्बी अलोंग इज बीइंग मेड बाय द पीपल ऑफ जो कार्बी ट्राइब्स के हैं। कार्बी अलोंग डिस्ट्रिक्ट जो है दे आर द लार्जेस्ट अमंग द 27 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। 2006 में इंडियन गवर्नमेंट ने कार्बी अलोंग को कंट्रीज का 250 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में बताया हुआ था। दीमाराजी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो दीमाराजी हैं, जो दीमाज पीपल है, इनका डिमांड ये है कि हम लोगों को एक सेपरेट राज्य चाहिए दीमाराजी, जिसको हम लोग बोलेंगे दीमालैंड, जो कंप्राइज करेगा दीमासा इनहेबिटेड एरियाज, जो कि स्प्रेड है कुछ पार्ट असम में और कुछ पार्ट नागालैंड में भी। दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, पार्ट ऑफ काचर डिस्ट्रिक्ट, पार्ट ऑफ नगांव डिस्ट्रिक्ट एंड कार्बी अलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम टुगेदर विथ पार्ट ऑफ दीमापुर डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड। तो ये जो एरियाज हैं, ये सारे एरियाज को मिला के ये बोलते हैं कि हम लोगों को एक नया राज्य बनाने की कर दीजिएगा। उनका नया राज्य क्या है, दीमालैंड। गवर्नमेंट ने इन लोगों को ऑटोनॉमी दे गई है बाय फॉर्मिंग अ दीमा हसाओ ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो कि रिस्पॉन्स, क्योंकि इन लोगों की जो डिमांड थी, इनकी डिमांड को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया, ये कि ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट को काउंसिल किया गया। और ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने पहले भी देख लिया, 6 शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे इन लोगों के पास कई सारी पावर होती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल एंड सो ऑन। नेक्स्ट कामतापुर में क्या है, इनका कोई भी ऑटोनमस काउंसिल नहीं है, जैसे कि बोडोज के पास था और कार्बी अलोंग के पास था। दीमापुर, अगर हम लोग कामतापुर के बारे में बात करते हैं तो कामतापुर हैज सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो कामतापुर है सबसे इस साइड में रहेगा, विच इज नेबरिंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। असम का जो एरिया है ये डिमांड कर रहे हैं कि कामतापुर also overlap the areas which demanded, जो कि डिमांड करता है गोरखालैंड इन द वेस्ट बंगाल।
वेस्ट बंगाल में जो गोरखालैंड की जो डिमांड है कि हम लोगों को एक गोरखालैंड अलग से कर दिया जाए वेस्ट बंगाल का, उसका एरियाज भी कामताल पूर्व के अंतर्गत आता है। एनआरसी हम लोगों ने देखा हुआ है कि एनआरसी इसका इश्यूज हमेशा रहा ही हुआ है नॉर्थ ईस्ट इन दी पर्टिकुलर इन असम। तो जो बांग्लादेशी के जो इमिग्रेंट्स हैं had affected the demography of Assam। असम की जो डेमोग्राफी है, असम की जो ज्योग्राफी है, उस चीज को बांग्लादेशी के इमिग्रेंट्स ने काफी ज्यादा अफेक्ट किया हुआ है। एनआरसी इन एन एक्सरसाइज फर्स्ट कैरिड आउट 1951 में, 1951 में इसको कैरी आउट किया था। हम लोगों ने पहले देखा हुआ था किसकी डिमांड पे, किसकी डिमांड पे, जो वहां के जो लोग थे, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इन्होंने डिमांड किया था कि आप एनआरसी को लेके आइएगा। तब तभी जाके एनआरसी लेके आए थे। टू इनोवरेट द सिटीजन एज वेल एज देयर हाउस एंड होल्डिंग्स, ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो भी इलीगल सिटीजन है इन द स्टेट in respect of each village showing the house or householding in the serial order indicating against each other or holding the name as well as number of the person staying there therein। वही आपसे आपके पास आएंगे, आपसे सारा डेटा लेंगे एंड सो ऑन, फिर ये पता रहेगा कि हाँ आप इस देश के नागरिक हैं एंड सो ऑन। ओवर द ये कई सारी डिमांड चली रही है इस चीज की कि आसामीज के जो ग्रुप है, जो इंडिजिनस ग्रुप है आसामीज के, उनका डिमांड यही है कि आप एनआरसी को अपडेट तो करिए। कितने लोग हमारे राज्य में हैं जो इलीगल नहीं है, यही इश्यू रहता है हमेशा एनआरसी से रिलेटेड। सिक्योरिटीज कॉपरेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज के साथ क्या सिक्योरिटीज कॉपरेशन चला हुआ है। देखिए म्यांमार ने हैंडेड किए हैं एटलीस्ट 22 मिलिटेंट्स जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से थे आर्म्ड ग्रुप टू इंडिया, ताकि मेकिंग इट द थर्ड नेबरिंग कंट्री टू इंटरवेन इन द इंडियन बॉर्डर रीजन वायलेंस। गवर्नमेंट की जो रिक्वेस्ट थी, जो वहाँ की जो रॉयल गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट की जो रिक्वेस्ट थी, द रॉयल भूटान आर्मी कंडक्टेड, जो रॉयल भूटान आर्मी है उन्होंने एक ऑपरेशन को कंडक्ट किया था, ऑपरेशन ऑल क्लियर, ताकि जितने भी कैंप्स लगाए गए हैं नॉर्थ ईस्टर्न आर्म ग्रुप्स के द्वारा, उन सारे कैंप्स को उस जगह से, उनकी जमीन से कम्प्लीटली हटाया दिया जाए, इंक्लूडिंग उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। 2009 और 2015 के बीच में क्या हुआ था कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भी हैंडओवर किए गए हैं 200 लीडर्स उल्फा के, बेरिंग परेश बरुआ और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। इन लोगों को फोर्स कर दिया गया है कि आप हमारे जमीन से, आप हमारे देश से आप यहाँ से जाइएगा, और ये के जो भी लोग थे इन लोगों को भारत सरकार को हैंडओवर किया गया है। ये अदर सिक्योरिटीज कॉपरेशन चल रहे हैं हमारे जो नेबरिंग देश के साथ। इसके अलावा भी इंडिया और म्यांमार ने मिलिट्रीज एक्सरसाइज भी की है, 2 राउंड ऑफ कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन अलोंग विद द म्यांमार बॉर्डर, ताकि जो भी इंसर्जेंट्स कैंप हैं उन चीज को हटा दिया जा सकते हैं, हटा दिया जाए। द अप्रोच डब्ड ऑपरेशन सनशाइन इन डायरेक्ट अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑपरेटिंग इन बोथ इंडियाज एंड म्यांमार। तो ये जो ऑपरेशन जो सनशाइन लगाया गया था, जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया और म्यांमार में, उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। देखिए इसके अलावा तो गवर्नमेंट ने और क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, सिक्योरिटीज कॉपरेशन के अलावा भी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हम लोगों ने पहले देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी दिया है अंडर द 6th शेड्यूल, कुछ एरियाज को प्रोटेक्टेड एरियाज का परमिट भी दिया हुआ है। एक्ट ईस्ट पॉलिसीज, एक्ट ईस्ट पॉलिसीज भी लेके आया इंडिया का। जो एक्ट ईस्ट पॉलिसीज है वहां से क्या है कि डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स को लेके आया गया, ताकि इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक कल्चरल रिलेशनशिप बना रहे एशिया एंड पैसिफिक रीजन में इन द डिफरेंट लेवल। नेशनल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग क्या बोल पाएंगे, नेशनल वाटरवेज 2, नेशनल वाटरवेज 2 भी चलाया गया। नेशनल वाटरवेज, जो नेशनल वाटरवेज 2 है ये क्या है, ये कहाँ से शुरू होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर से
ब्रह्मपुत्र रिवर पे है और धुबरी एंड सादिया। देखिए, नेशनल वाटरवेज से हम लोग को पता है वाटरवेज इज द चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट है। तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट इनका योग करके अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकता है उस एरियाज में। और नेशनल वाटरवेज टू के अलावा भी एक डेवलपमेंट हो रहा है रेलवेज एंड एयरपोर्ट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज एंड एयरपोर्ट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। देखिए, डेवलपमेंट होगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में तो रेलवेज का, एयरपोर्ट का, तो वो उन लोगों को ये लगेगा कि अभी मेन जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ये एक्सक्लूड मतलब मेन स्ट्रीम के साथ नहीं ज्वाइन किया गया है। यहाँ तक कि इसके अलावा भी और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। एक तो है कालादान प्रोजेक्ट। कालादान प्रोजेक्ट इंडिया और म्यांमार के बीच में है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था ईपीएफओ में, इंडिया एंड म्यांमार। और ये क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसीज का ये पार्ट है। और कालादान के अलावा भी ट्राइलेटरल हाईवेज भी लगाया जा रहा है। ट्राइलेटरल हाईवेज, इस ट्राइलेटरल हाईवेज में क्या करेंगे, ये कनेक्ट करेगा इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड को। इंडिया म्यांमार का जो म्यांमार में जो सिडवे पोर्ट है उस चीज को डेवलप कर रहा है। इस चीज को डेवलप किया जा रहा है, इंडिया डेवलप कर रहा है ताकि जितने भी जो इमरजेंसी देखने को मिला है, द मोस्ट स्ट्रेटेजिक ओवरसीज पोर्ट ऑफ इंडिया क्योंकि लोकेटेड है इन द एक्सचेंज ऑफ कालादन, एक ट्रबल है राखी प्रोविंसेस इन म्यांमार। और इसके अलावा ये क्या है कि सिडवे पोर्ट की वजह से एक व्हाट वी कैन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी देखने को मिलेगा। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार एक कॉरिडोर भी बन रहा है। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, जो कि स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा चाइना के यूनान प्रोविंसेस और लास्ट में ये रहेगा कोलकाता में। रेल लिंक हम लोगों ने देखा हुआ था रेलवेज का, तो रेल लिंक कहाँ पे, अगरतला से अखुरा लिंक बनाया गया एंड सो ऑन। तो गवर्नमेंट ने सारे स्टेप्स लिए गए हैं ताकि इस एरियाज में डेवलपमेंट हो। इस एरियाज में डेवलपमेंट होगा तो कई व्हाट वी कैन से डेवलपमेंट होगा तो जो इंसर्जेंट देखने को मिला, इंसर्जेंट्स भी कम होंगे इन सारे एरियाज में। वे फॉरवर्ड में हम लोग और क्या बोल सकते हैं, एक रिकॉर्ड स्टैब्लिश करने की जरूरत है। कंप्यूटराइज रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि जो कि एक्सेसिबल किया जा सकता है लोकल पीपल के द्वारा। उनकी जो भी डर है कि आउटसाइडर्स जो आ रहे हैं उनके कल्चर, उनकी आइडेंटिटीज को कंप्लीटली खत्म ना कर दें। एक इम्प्रूव करना है प्रेजेंस ऑफ बोथ द स्टेट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन द एरियाज, ताकि वहाँ पे जो भी उनकी प्रॉब्लम, जो भी एथनिक वायलेंस देखने को मिल रहा है, उससे एथनिक वायलेंस को आइडेंटिफाई किया जा सके, उसका रीजन क्या है और क्यों हो रहे हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी। एंड स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट को एक साथ काम करना चाहिए ताकि ये कलेक्ट कर सकते हैं क्रेडिबल डेटा ऑन द फ्लो ऑफ माइग्रेंट्स इनटू द एरियाज, और जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उन लोगों को डिपोर्ट किया जा सके। सो दैट्स ऑल फॉर today. In the next class, we will be learning a new topic, that is insurgencies in Jammu and Kashmir, which is going to be equally very important for your exam preparation. So if you haven't subscribed to our channel yet, please do it now.
Also press the bell icon so that you get the notification of all our upcoming videos. If you have any queries related to our content, that you can either write in the comment section below. I will personally reply to all your doubt and queries within 24 hours. You can also share your feedback with us so that we can improve upon it if required. You can also connect with us through our Okul website, Facebook page, Twitter page, Telegram channel or email. All these links are provided in the description below. Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with Okul. Have a